लिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। तो मध्य प्रदेश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं और इस पर बड़ी खबर मिल रही है। राज्यसभा चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर और इस पर हमारे साथ में INS 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी हमारे साथ में हैं। सर, 3 सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को बतौर उम्मीदवार उतारा है। क्या चल रहा है सर मध्य प्रदेश में इन तीनों सीटों को लेकर के? मध्य प्रदेश में मामला काफी दिलचस्प हो गया सर। संख्या बल के आधार पर अगर बात करें, मध्य प्रदेश विधानसभा जो 230 सदस्यीय है, उसमें संख्या बल 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के संदर्भ में अगर देखते हैं तो कांग्रेस के पास में एक प्रत्याशी जिताने की आरामदायक स्थिति है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 2 प्रत्याशियों को जिताने की स्थिति है। ये 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम का नतीजा था। 2024 में जब राज्यसभा चुनाव हुए थे, 3 सीटों के लिए थे, उस समय पर इसी संख्या बल के आधार पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हो गया था। अर्थात भाजपा ने 2 प्रत्याशी उतारे, कांग्रेस ने 1 प्रत्याशी उतारा और वोटिंग की नौबत नहीं आई। जैसे ही नामांकन की तिथि निकली, तीनों उम्मीदवारों को उनके निर्वाचन के प्रमाण पत्र हासिल हो गए थे। पर इस बार मध्य प्रदेश में समीकरण बदल रहा है। बदली हुई परिस्थितियों में आज की स्थिति तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी दिए, तरुण चुग को दिया और रजनीश अग्रवाल को दिया। तरुण चुग एक बड़े नेता है, राष्ट्रीय महामंत्री है, पंजाब से राजनीति में ताल्लुक रखते हैं, उनको मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भाजपा भेज रही है। दूसरी तरफ रजनीश अग्रवाल एक प्रामाणिक कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना जीवन पार्टी के लिए दिया और रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि अगर आप पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं तो पार्टी आपका ध्यान रखती है। इसके लिए आपको दिल्ली की परिक्रमा की जरूरत नहीं है, बड़े नेताओं की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मामला दिलचस्प हो गया कांग्रेस के संदर्भ में। कांग्रेस के 66 विधायक 2023 में चुनाव जीते थे 230 में से। इस विधानसभा चुनाव के नतीजे के चलते राज्यसभा में जब 3 सीटों के लिए मतदान की नौबत आती है तो 58 विधायकों के वोट चाहिए किसी भी प्रत्याशी को। अर्थात कांग्रेस के पास में 58 के मुकाबले 66, 8 संख्या ज्यादा थी, पर समय गुजरने के साथ उसके 3 वोट प्रभावित हो चुके हैं। विजयपुर में मुकेश मल्होत्रा विधायक तो हैं पर उन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। रामनिवास रावत के खिलाफ जो चुनाव जीते थे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। निर्मला सप्रे आधिकारिक रूप से कांग्रेस में है पर व्यवहारिक रूप से भाजपा के साथ है, तो वो वोट कांग्रेस अपने खाते में नहीं गिन सकती जी। तीसरा नाम रहा राजेंद्र भारती का, जो दतिया से चुनाव जीते थे पर 3 साल की सजा सुना दी है कोर्ट ने। उनकी विधायकी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जुलाई से पहले फैसला नहीं आना है और वोटिंग 18 जून को होनी है, तो इसलिए वो वोट नहीं डाल सकते। तो कांग्रेस के पास आज की तारीख में व्यवहारिक दृष्टि से 63 वोट हैं, 58 से 5 ज्यादा जी। कांग्रेस आसानी से चुनाव जीत सकती थी, पर कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स को प्रत्याशी बना दिया है जिसने भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीद जगा दी। मीनाक्षी नटराजन, जो यूं मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, मध्य प्रदेश से सांसद रह चुकी हैं, NSUI की प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं, राहुल गांधी की करीबी सहयोगी के तौर पर उनकी छवि है। उन्हें मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी ने भाजपा के अंदर यह उम्मीद जगा दी है कि इस प्रत्याशी को कांग्रेस का आम कार्यकर्ता या विधायक स्वीकार नहीं करता है, इसलिए अगर भाजपा अपना तीसरा प्रत्याशी उतार दे तो उसके जीतने की संभावना है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इस मंशा को राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया और हमारी जानकारी यह बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को तीसरा प्रत्याशी उतारने पर सहमति दे दी है। इसलिए मध्य प्रदेश में अब राज्यसभा का चुनाव का फैसला मतदान के माध्यम से होगा, निर्विरोध निर्वाचन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी आज शाम तक अपने तीसरे प्रत्याशी का ऐलान कर देगी। तो मध्य प्रदेश में 2020 वो मौका था जब निर्वाचन का अवसर आया था, जब कमलनाथ की सरकार गई थी, शिवराज सिंह सरकार बनाने में सफल हुए थे। उस समय पे दिग्विजय सिंह निर्वाचन के माध्यम से चुनाव जीते थे।
और कांग्रेस का दूसरा प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के रूप में चुनाव हार गया था। इस बार भी एक बार फिर निर्वाचन की नौबत आएगी मतदान के माध्यम से। इस संदर्भ में स्पष्ट तौर पर भाजपा नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को क्लीन चिट दे दी है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य शीर्ष नेता इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि किस प्रत्याशी के लेके मैदान में जाया जाए। हमारी जानकारी यह बताती है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तीसरा प्रत्याशी दिया जाएगा वह भी एक आम कार्यकर्ता होगा, कोई वरिष्ठ नेता नहीं होगा। अर्थात वो नाम कैलाश विजयवर्गीय नहीं होगा, वो नाम नरोत्तम मिश्रा भी नहीं होगा, वो नाम अरविंद भदौरिया भी नहीं होगा, या जितने भी जी हैं उनसे अलग भारतीय जनता पार्टी का मन ये बन रहा है कि हमें एक आम कार्यकर्ता को अवसर देना चाहिए। जैसे रजनीश अग्रवाल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश दिया, तीसरे प्रत्याशी के रूप में भी किसी सेठ को नहीं, किसी साहूकार को नहीं, किसी बड़े नेता या नाम को नहीं, बल्कि एक आम कार्यकर्ता को मैदान में उतारा जाए और कांग्रेस के विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर मतदान का आग्रह किया जाए। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी उतारने की रणनीति कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा करने जा रही है। अब फैसला केवल मीनाक्षी नटराजन की हार और जीत का नहीं रहेगा, बल्कि अब मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी के साथ साथ जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और उमंग सिंघार जो विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, इनके भी वजूद पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अगर मीनाक्षी नटराजन चुनाव नहीं जीत पाती हैं तो ये जीतू पटवारी और उमंग सिंघार दोनों की व्यक्तिगत असफलता या विफलता होगी। तो सचिन, इस प्रकार के हालात मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के अंतर्गत बन रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि आज शाम तक बीजेपी तीसरे उम्मीदवार की घोषणा कर देगी और जैसे कि सर ने बताया कि ये कोई आम कार्यकर्ता होगा, कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। जो बड़े नाम सर ने बताए वो नहीं होंगे, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय। सर, इसके बाद आपसे ये भी समझेंगे कि राज्यसभा की ये जो एक सीट है कांग्रेस पार्टी ने जिस पर मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस के लिए ये जीतना कितना महत्वपूर्ण है? आगे की जो राजनीति है, रणनीति है कांग्रेस पार्टी की, वो कितना ज्यादा इफेक्ट होगी इससे अगर मीनाक्षी नटराजन? कांग्रेस का बात नहीं है, राज्यसभा मतलब एक सांसद भी बहुत मायने रखता है। यहाँ तो एक पार्षद के लिए भी मरने मारने की स्थिति होती है जी। तो राज्यसभा तो विशुद्ध रूप से प्रतिष्ठा का प्रश्न है। फिर कांग्रेस के पास में वैसे ही राज्यसभा में संख्या घटती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष का पद राज्यसभा में बचाए रखने के लिए एक निश्चित संख्या बल चाहिए। हर हाल कांग्रेस को 26 सीटें रखनी होंगी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता हासिल करना है, तो एक एक सीट महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मसला यह है कि यहां से दिग्विजय सिंह राज्यसभा से मुक्त हो रहे हैं। दूसरा नाम जो चर्चाओं में था वो नाम था कमलनाथ जी का, जो स्वयं संबंधों के बड़े धनी नेता माने जाते हैं। तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को खारिज करते हुए राहुल गांधी एंड टीम ने मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक कर गई। कांग्रेस ने अगर मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी के तौर पर फैसला 8 तारीख को सार्वजनिक किया होता तो शायद भाजपा तीसरा प्रत्याशी नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी का पहले मन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने तो 2 उम्मीदवार घोषित किए थे। तीसरे प्रत्याशी के हालात कांग्रेस की आंतरिक कलह के चलते बने हैं। मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस में जिस प्रकार का असंतोष है, जिस प्रकार की फुसफुसाहट है, जिस प्रकार का आंतरिक विद्रोह के हालात है, उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने मन बनाया कि हम तीसरे प्रत्याशी उतारे तो उसे जिता सकते हैं। भाजपा ये चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ेगी, भाजपा ये चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। हरियाणा के जैसे हालात मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 11 वोटों को साधा था अभी हाल ही में संपन्न राज्यसभा चुनाव में। हालांकि भाजपा का तीसरा समर्थित प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन उसका कारण भाजपा का अपना एक वोट खराब होना रहा और मात्र 0.5 वोटों के फर्क से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हार गई। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में समझिए, भाजपा को केवल 5 या 6 वोट मैनेज करने हैं। अगर 5-6 वोट क्रॉस वोटिंग करते हैं या मतदान से अनुपस्थित रह जाएं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी को जो न्यूनतम 58 वोट चाहिए वो नहीं मिलेंगे और 58 वोट न मिलने की स्थिति में उसे द्वितीय वरीयता के
मतों की गणना होगी और द्वितीय वरीयता के मतों के आधार पर भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा। तो ये हालात है, तो हमें शाम तक इंतजार करना चाहिए सचिन। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में अब ये राज्यसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। बिल्कुल, तो ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। डॉक्टर सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। ये देखिए, बड़ी खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का रण देखिए, और ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि शाम तक के भारतीय जनता पार्टी भी अपने तीसरे उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देगी। और जैसे कि हमें जानकारी मिली प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर से कि भारतीय जनता पार्टी पहले ये तीसरे सीट पर उम्मीदवार उतारना नहीं चाह रही थी। उन्होंने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन को बतौर उम्मीदवार उतारा है मैदान में, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतार रही है और पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि ये उम्मीदवार जीते। और इसमें आपको ये भी क्लियर कर दें कि कोई बड़ा नाम नहीं होगा, ये एक आम कार्यकर्ता होगा जो भी होगा बीजेपी से उम्मीदवार। और ये भी बात सामने आई कि मीनाक्षी नटराजन हो सकता है कि उन्हें कांग्रेस का आम कार्यकर्ता ना समझ में आए, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भाई ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी अपना तीसरा उम्मीदवार आज दे सकती है, शाम तक दे दे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज शाम तक के भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर देगी। केंद्र नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है, भाई आप आगे बढ़िए। देखिए, बहुत ही दिलचस्प हो गया है। पहले बीजेपी ये तीसरे उम्मीदवार को नहीं लाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन को सीट दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये अवसर है बीजेपी के लिए कि भाई उस सीट को भी जीता जा सकता है। और ये गणित भी देखिए, 66 विधायक हैं, लेकिन 63 विधायक ही मतदान कर सकते हैं। 3 विधायक ऐसे हैं जो मतदान नहीं कर सकते।